हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला होगा वो इनकम का एक मेजर हेड जो है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर होने वाला है, जो कि सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 27 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं सारे सेक्शंस को एक एक करके। देखिए, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि सारे सेक्शन अलग अलग हमें क्या बताते हैं। तो सेक्शन नंबर 22 है, जो कि हमारा ना चार्जिंग सेक्शन है। ये बताता है कि किस इनकम पर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स लगेगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 23, जो डील करता है एनुअल वैल्यू से, यानी प्रॉपर्टी की सालाना वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 24, जो बात करेगा डिडक्शन अलाउड्स की, यानी कौन कौन सी छूट आपको इसमें मिल सकती है। सेक्शन नंबर 25 ये जो है इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया के बारे में बताएगा हमें। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 25 का एक पार्ट आता है सबसेक्शन ए, जो कवर करता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर्स को। ठीक है, यानी अगर आपको पुराने डूबा हुआ या बचा हुआ किराया मिलता है ना, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये वो सेक्शन बताएगा। ठीक है, अगला सेक्शन दिखा रहा है सेक्शन नंबर 26, जो डील करता है को ओनर्स के साथ। अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा मालिकों की है तो क्या होगा। और लास्ट में आता है सेक्शन नंबर 27, जो बात करेगा डीम्ड ओनर्स की, यानी वो लोग जो लीगली मालिक नहीं है पर टैक्स के पर्पज से उन्हें मालिक माना जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम ये सारे सेक्शंस देखेंगे। इसके साथ साथ हम एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट को देखेंगे कि एक इंसान मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ रेजिडेंस यानी खुद के रहने के लिए दिखा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तो बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, उनको डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। चाहे आपने उन्हें सच में किराए पे दिया है या नहीं दिया है, ये मैटर नहीं करता। यानी आप अपने सेल्फ यूज के लिए केवल अपनी 2 प्रॉपर्टीज को ही दिखा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि सेक्शन नंबर 22 से। तो सबसे पहले बात समझो कि किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की इनकम है ना, उसको इस हेड में यानी कि सेक्शन नंबर 22 हमें ये बता रहा है कि किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है ना, उसके वही जो है टैक्स का बेसिस बन जाती है। ठीक है, इसके लिए कुछ 3 शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट। पहली कंडीशन ये बता रही है कि वहां एक बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर उस बिल्डिंग से अटैच कोई लैंड होनी चाहिए, जिसे हम लैंड अपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर खाली जमीन या वेकेंट प्लॉट है ना, और उससे कोई रेंटल इनकम आ रही है ना, तो वो इस हेड में नहीं आएगी। वो बिल्डिंग या उससे जुड़ी हुई थोड़ी सी जमीन जो भी है, वो मतलब उधर बिल्डिंग होनी जरूरी है। ठीक है, अब एसएससी इज द ओनर, सेकंड कंडीशन है। दूसरी ये इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रही है हमें, एसएससी इज द ओनर। ठीक है, इसका मतलब कि जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है ना, यानी एसएससी, वो उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर होना चाहिए। अगर आप खुद ओनर नहीं है, जैसे अगर आपने कोई घर किराए पर लिया है, तो उसे आगे किसी और को किराए पर दे दिया, जिससे आप सब लेटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो इनकम इस हेड में टैक्स नहीं होगी। ओनर होना आपका मस्ट है वहां पे। ठीक है, थर्ड कंडीशन आ रही है इंपॉर्टेंट कंडीशन, नॉट यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, यानी कि जो एसएससी है ना, वो एसएससी खुद ही किसी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उसे यूज नहीं कर रहा होना चाहिए, कि वो अपने ही प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है और उसी प्रोफेशन से आपको रेंट दिखा दे रहा है। अगर आपने अपने घर या बिल्डिंग में अपना ही बिजनेस चला रखा है ना, या अपनी ही ऑफिस खोली हुई है ना, तो उसकी इनकम को इस एड में ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 कंडीशंस हैं, जिसको जब कोई प्रॉपर्टी इनकम पूरा कर लेती है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स की जाती है। चलिए, अब हम देखते हैं बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम किसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को इस हेड में टैक्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो तभी इस हेड में टैक्स होगी जब वो जो है किसी बिल्डिंग से आ रही है इनकम। ठीक है, या फिर बिल्डिंग से अटैच किसी लैंड से आ रही है, जमीन से आ रही है। ठीक है, जिसे हम लीगल टर्म्स में क्या कहते हैं? लैंड अपार्टमेंट। अब लैंड अपार्टमेंट का सीधा और आसान मतलब क्या है? कि जुड़ी हुई या फिर लगी हुई।
मतलब कि एक ऐसी खाली जमीन जो किसी बिल्डिंग का ही हिस्सा है या उससे बिल्कुल सटी हुई है, लगी हुई है, ठीक है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप ध्यान दो कि आप घर है आपका और आपके घर के एक बाहर आपका एक आंगन है ना? या कोई ऑफिस है, ऑफिस के बाहर थोड़ा-सा ओपन एरिया होता है जिसमें थोड़ा-सा खुला मैदान सा होता है, थोड़ी-सी गार्डनिंग की होती है, कंपाउंड होते हैं, ठीक है? या फिर किसी बिल्डिंग का पार्किंग स्पेस होता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो भी स्पेस होते हैं उसको हम कहते हैं अटैच्ड प्रॉपर्टी के साथ जो मतलब बिल्डिंग के साथ अटैच खुली ज़मीन, ठीक है? तो जब ऐसी कोई ज़मीन होती है ना और उससे आपको कोई इनकम जनरेट हो रही होती है, वो आती है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है? इसमें आपका गार्डन आ गया, आपका कोर्टयार्ड आ गया या पार्किंग स्पेस आ गया, ठीक है? और उससे रेंटल इनकम जो भी हो रही है, तो उसको हम टैक्सेबल किसमें कर लेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। अब देखो, अब अगर कोई ज़मीन है जो अटैच नहीं है बिल्डिंग के साथ, ठीक है? कोई खाली ज़मीन है, वेकेंट सा प्लॉट है, जिस पे कोई भी बिल्डिंग नहीं है, दिख नहीं रही है, कोई बिल्डिंग से जुड़ी मतलब कोई संबंध नहीं है बिल्डिंग से, ठीक है? तो आप उसे अगर किराए पर दे देते हो, तो उससे जो भी रेंटल इनकम आता है ना, उसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम चार्ज नहीं करेंगे। वो होगा टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज़, ठीक है? या फिर बिज़नेस इनकम में भी जा सकता है वो, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। इसके बाद एक पॉइंट आ रहा है कि ओनरशिप जो है ना, ओनरशिप इन मॉर्टगेज। देखो, ये एक स्पेशल केस है कि ओनरशिप इन मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में ओनरशिप मिली हुई है, ठीक है? अगर कोई प्रॉपर्टी है मॉर्गेज्ड है यानी उसे गिरवी रखा गया है और उस पर लोन उठाया गया है ना, तो टैक्स के पर्पस से ओनर कौन माना जाएगा? इस सिचुएशन जो में क्या होगा, जो मॉर्टगेजर है ना, यानी कि जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है, उसे ही प्रॉपर्टी का रियल ओनर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? ना कि मॉर्टगेजी को, यानी जिसके पास वो गिरवी रखी गई है, जिसने लोन दिया है, ठीक है? इसलिए इस प्रॉपर्टी से होने वाली भी सारी रेंटल इनकम जो है ना, वो मॉर्टगेजर के हाथों में ही टैक्सेबल होगी, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि तभी हम चार्ज कर सकते हैं जब वो पैसा किससे आ रहा है? बिल्डिंग से आ रहा है। देखिए, होता क्या है ना, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ प्रॉपर्टी से रेंटल जो इनकम है वो तो आती है, पर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं होती है। इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक्सेप्शंस कहते हैं, ठीक है? और ये सारे एक्सेप्शंस कहाँ जाते हैं? बिज़नेस एंड प्रोफेशन हेड के अंडर जाते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये 4 मेजर एक्सेप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो क्या है? स्टाफ क्वार्टर्स टू एम्प्लॉइज। अगर आपका कोई बिजनेस है और आपने अपने एम्प्लॉइज के रहने के लिए बिल्डिंग्स या स्टाफ क्वार्टर्स किराए पर दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथ चल सके, ठीक है, तो उन एम्प्लॉय से मिलने वाला किराया जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बल्कि वो आपके बिजनेस का एक हिस्सा माना जाएगा और वो बिजनेस हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, लेट आउट टू द अथॉरिटीज। अगर आपने अपनी कोई बिल्डिंग किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर मान लो पुलिस स्टेशन को किराए पर दी हुई है, ठीक है, ताकि आपको बिजनेस एरिया में सर्विस जो है वो आपको बेहतर हो सके, ठीक है, और आपका जो बिजनेस है वो भी अच्छे से ग्रो करे, तो इस जो ये इससे जो इनकम आएगी ना, रेंटल इनकम जो आएगी, उसको भी बिजनेस हेड के अंदर ही हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कंपोजिट लेटिंग। अब देखो, अगर आप अपनी बिल्डिंग को अकेले किराए पर नहीं दे रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ मशीनरी, प्लांट्स या फिर फर्नीचर भी साथ में दे रहे हो, जिससे हम कंपोजिट रेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग जा रही है और ये सारा सामान जा रहा है, तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फर्नीचर जो है वो तो बिल्डिंग के साथ ही आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, रेंट पे दे रहे हो। तो ऐसे फुल कंपोजिट लेटिंग जब होती है, तो उससे होने वाली कमाई को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। अगर आप रेगुलरली गेस्ट को अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि पीजी चला रहे हो या गेस्ट हाउस रन कर रहे हो ना, तो ये एक तरीके का प्रोफेशनल है, मतलब जो आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी है, ठीक है। तो इस वजह से इससे जितने भी होने वाली इनकम है ना, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में डाली जाएगी, ना कि आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये वो मेन एक्सेप्शंस है जहां रेंट मिल तो रहा है आपको, ठीक है, तो वहां पे रेंट मिलने के बाद हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं हो रही है ना, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जा रही है, ठीक है। जब मैंने आपको बेसिक सेक्शन की 3 कंडीशंस बताई थी, तो सेकंड कंडीशन बताई थी कि जो ओनर होगा ना वही एसएससी होगा, मतलब कि
जो ट्रू ओनर होगा ना प्रॉपर्टी का, वही उस प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाली रेंटल इनकम का टैक्स पे करेगा। तो अब इसके भी कुछ अलग अलग केसेस हैं, जैसे सबसे पहले आता है रजिस्टर्ड ओनर। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जिस इंसान के नाम पर प्रॉपर्टी लीगली रजिस्टर्ड है ना, वही उस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट केस आता है मॉर्टगेज केस का, कि अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, ठीक है, यानी उसे गिरवी रखा गया और उस पर लोन लिया गया है ना, तो एज पर सेक्शन 22 मॉर्टगेजर यानी कि बोरोवर जो लोन ले रहा है, ठीक है, वही ओनर माना जाएगा, ना कि वो बंदा जिससे लोन लिया गया और जिसके पास अभी पोजेशन है प्रॉपर्टी की, वो ओनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नॉट यूज फॉर बिजनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि प्रॉपर्टी पे तभी आप टैक्स भरोगे जब आप उसको अपने पर्सनल बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो। देखिए, कोई भी एक इंडिविजुअल है ना, वो मैक्सिमम 2 अपनी प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए दिखा सकता है कि मैं अपनी 2 प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज कर रहा हूँ। जैसे उसके पास तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, उसे ये बताना पड़ता है कि भाई इसकी तो कोई ना कोई रेंटल इनकम है, ये डीम्ड मान लिया जाता है कि उसकी कोई ना कोई रेंटल इनकम होगी ही होगी। ठीक है, बस 2 ही प्रॉपर्टी पे जो एनुअल वैल्यू है ना, उसको निल यानी कि जीरो दिखा सकते हो। अगर प्रॉपर्टी आप अपने यूज के लिए कर रहे हो, मतलब अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो ना, तो उससे जितना भी रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है ना, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर टैक्स होगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगर आप पार्टली रेजिडेंशियल और पार्टली बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो जितने पोर्शन के लिए आप रेजिडेंशियल यूज कर रहे हो, वहां से आपका मतलब आपको उस तरीके से ही दोनों हेड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज होगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे एक इंसान लीगली या फिर ऑन पेपर्स प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे ही ओनर मानता है और उस पर ही टैक्स लगा देता है। इसकी कंडीशंस हैं जिनको हम 2 स्लाइड्स में देखेंगे। देखिए, फर्स्ट कंडीशन है ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। अगर कोई पर्सन अपनी हाउस प्रॉपर्टी अपनी स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, दोनों आएंगे इसके अंदर, इनको अपने या फिर अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले, विदाउट एडुकेट कंसीडरेशन। अगर ये जो ट्रांसफर है ना बिना किसी पैसा लिए, ठीक है, बिना किसी बदले के पैसे से हुआ है, यानी फ्री में दिया है या बहुत कम दाम में दे दिया गया है, ठीक है, या फिर नॉट इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि स्पाउस के जो केस में ये देखा जाएगा कि ये कंडीशन तभी चलेगी अगर उनके बीच में अलग-अलग रहने का कोई लीगल एग्रीमेंट तो नहीं बना हुआ है। इसके बाद आता है ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, यानी कि अगर अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया है तो उसमें मैरिड डॉटर शामिल नहीं होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मान लो कि अगर एक फादर अपनी अनमैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो टैक्स के पर्पज से फादर इज डीम्ड ओनर। ठीक है, यानी फादर को ही ओनर माना जाएगा और रेंट जो होगा मतलब उस प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए फादर ही उसका रेंट भरेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी मेंबर्स। अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंदर किसी मेंबर को कोई बिल्डिंग या फ्लैट अलॉट किया जा रहा है, ठीक है, या फिर लीज पर दिया जा रहा है, तो भले ही लीगल टाइटल सोसाइटी या कंपनी के पास है, पर उस मेंबर को डीम्ड माना जाएगा, मतलब डीम्ड ओनर माना जाएगा उस प्रॉपर्टी के लिए। वो मेंबर ही उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर की तरह ट्रीट होगा और टैक्स भरेगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये केस ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53 ए से जुड़ा हुआ है। अगर किसी डील के तहत एक पर्सन को प्रॉपर्टी का पोजेशन यानी कि कब्जा मिल चुका है और उसने कॉन्ट्रैक्ट का अपना पार्ट पूरा कर दिया है, जैसे कि पैसे जितने भी देने थे वो दे दिए, भले ही अभी तक फाइनल रजिस्ट्री या सेल डीड नहीं बनी है, फिर भी वो पर्सन डीम्ड ओनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसे मतलब जो वो कब्जा रखने वाला पर्सन है ना, उसी को ही डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लीज यानी कि 12 प्लस ईयर लीज। ठीक है, कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक लंबे समय के लिए लीज पर दी जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है, क्या कि या तो आपने जो लीज के जो राइट एग्रीगेट में 12 साल या उससे ज्यादा के लिए दिए गए हैं, ठीक है, या फिर इसके अंदर एक और चीज ऐड होगी कि इसमें जो एक्सटेंशन पीरियड है ना, वो भी हम इंक्लूड करके चलेंगे, कि अगर लीज को आगे बढ़ाने का कोई ऑप्शन भी इसके अंदर शामिल है, तो इन सिचुएशंस में जो लीज लेने वाला है ना,
यानी द लेसी, उसी को ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। उस लेसी को ही डीम्ड ओनर की तरह उस प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम के लिए टैक्स किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हाउस ऑन लीज लैंड। तो ये केस का क्या मतलब है कि ये केस तब आता है जब कोई पर्सन किसी और की जमीन को लीज पर लेता है और उसके ऊपर अपना खुद का घर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेता है। तो ऐसे केस में भले जमीन किसी और की है, पर दैट पर्सन इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। जिसने घर बनवाया है उसी से ही बिल्डिंग के जो इनकम आने वाली है, रेंटल इनकम, उससे टैक्स भी लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। अगर किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक यानी कि लीगल टाइटल को लेकर कोर्ट में कोई विवाद या फिर डिस्प्यूट चल रहा है, तो सवाल उठता है कि तब तक टैक्स कौन देगा। तो इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज डिस्प्यूटेड इन द कोर्ट, ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट के फैसले आने का इंतजार नहीं करेगा। जो पर्सन उस समय रेंटल इनकम रिसीव कर रहा होगा या फिर जो पर्सन प्रॉपर्टी के पोजीशन यानी कि कब्जे में होगा, उसे ही ओनर ट्रीट किया जाएगा और उसी से टैक्स भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है डीम्ड ओनर के सेक्शन नंबर 27 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखिए, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स की बात करते हैं तो एग्जेम्पशंस को मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यानी कि दो कैटेगरी होती है एग्जेम्पशंस की। पहली होती है फुल्ली एग्जम्प्टेड, दूसरी होती है डिडक्टेबल फ्रॉम जीटीआई। तो अगर हम पहली कैटेगरी को देखते हैं जो कि है फुल्ली एग्जम्प्टेड, तो इसका मतलब होता है ऐसी कमाई या इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर से पूरी तरह मुक्त होती है। ठीक है, income that is completely exempt from the tax under house property head। इस तरह के केसेस में आपको उस इनकम पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा आता है डिडक्टेबल फ्रॉम जीटीआई, यानी ग्रॉस टोटल इनकम। ये ऐसी इनकम होती है जिसे ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट यानी कि माइनस किया जाता है। इनकम डिडक्टेबल फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। इसका एक मेजर एग्जांपल है स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी से होने वाली इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी ये पहले इंक्लूड होती है और बाद में डिडक्शंस के रूप में माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं जिनके तहत हाउस प्रॉपर्टी में एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है। देखिए, अब हम कुछ ऐसी इनकम्स के बारे में देखते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। सबसे पहले आती है फार्म हाउस, यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो एग्रीकल्चर पर्पसेज यानी खेती बाड़ी के काम के लिए आप उसे यूज कर रहे हो, तो उससे होने वाली सारी की सारी इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट यानी पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है पैलेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर। ठीक है, इसका मतलब है पुराने राजा महाराजाओं का महल किसी फॉर्मर इंडियन रूलर के ऑक्यूपेशन में जो उनका मेन पैलेस यानी कि महल होता है ना, उस वन पैलेस की एनुअल वैल्यू कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। थर्ड होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। जैसे कि हम जानते हैं कि एक ओनर जो है वो मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस की एनुअल वैल्यू निल दिखा सकता है। ठीक है, यानी उन पर कोई भी टैक्स नहीं भरेगा। तो इसमें एक जरूरी रूल है क्या कि इफ ओनर कुड नॉट ऑक्यूपाई ड्यू टू सर्विस बिजनेस एट अनदर प्लेस। ठीक है, मतलब कि अगर आप जॉब के कारण या किसी सर्विसेज के कारण बिजनेस की वजह से अगर आप अपने उस घर में नहीं रह पा रहे हो और आपको किसी दूसरी जगह रहना पड़ रहा है, ठीक है, तो भी आपको अपनी उस प्रॉपर्टी को आप एग्जेम्प्ट दिखा सकते हो जब तक कि आपने उससे किराया सच में ना मतलब आप उससे सच में किराए पे नहीं दे रखा और आप उससे सच में किराया वसूल ना कर रहे हो। ठीक है, देखिए फुल्ली एग्जाम्प्ट इनकम पार्ट 2 की स्लाइड में अब हम क्या देख रहे हैं कि वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस जिनकी प्रॉपर्टी की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फॉलोइंग इज फुल्ली एग्जम्प्ट। तो सबसे पहले क्या, लोकल अथॉरिटी। किसी भी लोकल अथॉरिटी जैसे एमसीडी या म्युनिसिपैलिटीज के नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है उसकी इनकम पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती है। दूसरा है साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस, मतलब जो संस्थाएं
साइंटिफिक रिसर्च के नाम में जुड़ी होती है, ठीक है, उनके नाम पे काम कर रही होती है, तो उनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। थर्ड है ट्रेड यूनियन। किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे होने वाली कमाई पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी धार्मिक संस्था के पास जो प्रॉपर्टी होती है उससे होने वाली सारी रेंटल इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के ओनरशिप में जो प्रॉपर्टीज होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटीज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, ध्यान रखना, ठीक है इसमें। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चलाई जा रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी इनकम जितनी भी होती है वो पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होती है। नेक्स्ट आता है मेडिकल या फिर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे भी नॉट फॉर प्रॉफिट लगेगा, ठीक है। तो जो नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स होते हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा एक और जरूरी पॉइंट है, क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर एसएससीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट टैक्स्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी एसएससी खुद अपने पर्सनल बिजनेस को रन करने के लिए यूज कर रहा है उसको भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। वो भी अगर कोई पर्सन अपनी खुद की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ चली जाएगी, बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर हैंडल की जाएगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट कैटेगरी हमने कर ली फुल्ली एग्जाम्प्ट की, दूसरी कैटेगरी हमारी है डिडक्टेबल फ्रॉम द जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। मतलब इसमें वो इनकम आती है जो पहले ग्रॉस इनकम में ऐड होती है और बाद में इसमें से डिडक्ट की जाती हैं, ठीक है, डिडक्शंस के रूप में माइनस कर दी जाती हैं। इसके दो रूल्स हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी, गोडाउन्स और वेयर हाउसेस, ठीक है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने गोडाउन्स या वेयर हाउसेस को कमोडिटीज के स्टोरेज के लिए यूज कर रहा है, किराए पर दे रखा है उसके लिए, ठीक है, तो जो कमोडिटीज आगे चल करके सेल कर देनी है, ठीक है, तो उस लेटिंग से आने वाली सारी इनकम जो होती है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्टेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब सोसाइटी की ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, 20,000 से कम होगी, मतलब कि 20,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। वो क्या है कैच है, जो आपको ये नीचे कैटेगरीज दिख रही हैं इनमें से एक भी नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या, हाउस सोसाइटी, तो वो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी पर ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो कोई ट्रांसपोर्ट सोसाइटी नहीं होनी चाहिए सॉरी। और ऐसी सोसाइटी भी नहीं होनी चाहिए जो बिजली यानी पावर का यूज करके गुड्स मैन्युफैक्चर्स कर रही हो, ठीक है। तो इन चारों को छोड़कर अगर कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसकी जीटीआई 20,000 तक है तो उस प्रॉपर्टी इनकम पर डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए डिडक्शन रूल्स थे, ठीक है। इसी के साथ हमारा मेजर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम आईटी एक्ट कंप्लीट होता है। किसी भी तरीके का कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।